हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी पर। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने जो क्वेश्चन पूछा था दैट वाज व्हाट इज़ द नेम ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम लाइनिंग ब्लड वेसल्स। जो आपका सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है वो ब्लड वेसल में उसकी लाइनिंग को क्या कहा जाता है? तो आंसर है आपका एंडोथीलियम। जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ब्लड वेसल्स जो होते हैं उनकी इनर लाइनिंग जो होती है वो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है और उसी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम को कहते हैं एंडोथीलियम। तो आपको आपका आंसर मिल गया होगा। बच्चों, आज के हम इस वीडियो में जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो रहेगा हमारा मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। ये दोनों टिश्यू आपके एनिमल टिश्यू के टाइप्स हैं। टोटल 4 टाइप्स थे। एपिथेलियल हो गया, कनेक्टिव हो गया हमारा। अब जो बचता है वो है मस्कुलर और न्यूरल टिश्यू। तो ये दोनों टिश्यूज़ आज हम सेम वीडियो में ही देखने वाले हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स चैप्टर में ये टॉपिक्स बहुत ही छोटे हैं। इनको डिटेल में पढ़ना है हमें एनिमल फिजियोलॉजी में, जो कि हमें लोकोमोशन एंड मूवमेंट एंड न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे हम इन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू के आपके मस्कुलर टिश्यू में टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रिएटेड हो गया, स्मूथ हो गया, कार्डियक हो गए। फिर हम स्ट्रक्चर देखेंगे न्यूरॉन का, माइलिन शीथ क्या होता है, नोड्स ऑफ रेनवियर क्या होते हैं, डेंड्राइट्स, एक्सॉन, साइटोन और न्यूरल टिश्यू के फंक्शन। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। Muscular tissue is made up of many long cylindrical fibers arranged in parallel arrays। जो मस्कुलर टिश्यू है उसमें बहुत सारे आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, लॉन्ग और सिलेंड्रिकल फाइबर्स होते हैं। जो फाइबर्स हैं मसल फाइबर्स वो लॉन्ग और सिलेंड्रिकल इन शेप होते हैं। दीज फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइन फिब्रिल्स। और यही आपके जो मसल फाइबर्स हैं वो बहुत सारे मस्कुलर या मसल फिब्रिल से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम कहते हैं मायोफिब्रिल्स। तो याद रखिए, मायोफिब्रिल से मिलके बने होते हैं आपके मसल फाइबर्स, और मसल फाइबर्स से मिलके बंचेस ऑफ या बंडल ऑफ मसल फाइबर्स से मिलके आपका क्या बनता है, मस्कुलर टिश्यू। बच्चों, जो मायोफिब्रिल्स होते हैं ये सिलेंड्रिकल, मतलब ये भी आपके रॉड लाइक ही होते हैं। दे आर रॉड लाइक कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर्स। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द सार्कोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर्स। सार्कोप्लाज्म मतलब जो जैसा कि सेल का साइटोप्लाज्म होता है वैसा ही मसल सेल्स के साइटोप्लाज्म को हम कहते हैं सार्कोप्लाज्म। तो जो सार्कोप्लाज्म है आपके उसमें प्रेजेंट होते हैं, और मसल फाइबर्स के जो सार्कोप्लाज्म है उसी में प्रेजेंट होते हैं आपके मायोफिब्रिल्स। एंड मायोफिब्रिल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। जो मसल्स की प्रॉपर्टी है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, तो ये जो प्रॉपर्टी है दे आर पॉसिबल ड्यू टू द मायोफिब्रिल्स। अगर हम मायोफिब्रिल्स को और थोड़ा डिटेल में देखें तो आपका जो मायोफिब्रिल होता है, ईच मायोफिब्रिल इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड सार्कोमियर्स। जो मायोफिब्रिल्स है उसमें कुछ रिपीटिंग यूनिट्स होती है जिनको हम कहते हैं सार्कोमियर्स। और मायोफिब्रिल्स बच्चों, इट कंटेन्स 2 मेन टाइप्स ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स। नंबर 1 इज एक्टिन, जिसको हम थिन फिलामेंट्स कहते हैं। नंबर 2 इज मायोसिन, जिसको हम थिक फिलामेंट्स कहते हैं। और ये दोनों एक्टिन और मायोसिन आपके कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं। इसका पूरा स्ट्रक्चर मायोफिब्रिल का हम लोग लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बात करें फंक्शन की तो मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यानी कि शॉर्ट हो जाएंगे साइज में इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन। जब भी मसल्स को स्टिमुलेशन मिलेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, देन रिलैक्स, लेंथन एंड रिटर्न टू देयर अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट इन अ कोऑर्डिनेटेड फैशन। मसल फाइबर्स जो हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते रहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये शॉर्टर इन साइज़ हो जाएंगे और रिलैक्स करेंगे तो ये अपना नॉर्मल साइज़ रीगेन कर लेते हैं। इनके रोल की बात करें तो देयर एक्शन मूव्स द बॉडी टू एडजस्ट टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट एंड मेंटेन्स द पोजीशंस ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स। इनका एक्शन जो है, देयर एक्शन मूव्स द बॉडी, इनका एक्शन जब मसल फाइबर्स एक्ट करते हैं, जब ये मोशन में आते हैं, काम करना स्टार्ट करते हैं, तो बॉडी जो है हमारी वो एडजस्ट करती है एनवायरनमेंट के चेंजेस के अकॉर्डिंग।
और हमारी बॉडी वेरियस पोजीशंस को मेंटेन करने की कोशिश करती है। इसी के बदौलत क्या होता है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट हमारी बॉडी में पॉसिबल हो पाता है। बात करें टाइप्स की, तो बेस्ड ऑन लोकेशन एंड अपीयरेंस देयर आर 3 टाइप्स। मस्कुलर टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं, किस आधार पे, उनके लोकेशन कहाँ पे मौजूद हैं और वो कैसे दिखते हैं। तो 3 हैं हमारे, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। इनके बारे में हम डिटेल में अभी देखेंगे। द साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर्स, जो मसल फाइबर्स का साइटोप्लाज्म है, अभी हमने आपको बताया था उसको क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्म, एंड कंटेन्स स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जिसको हम कहते हैं एक्टिन और मायोसिन। इन प्रोटीन्स के बारे में अभी हमने जिक्र किया था दैट दीज प्रोटीन्स हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन विच रिजल्ट्स इन मूवमेंट। और यही दो आपकी प्रोटीन्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में मदद करती हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। सो स्टूडेंट्स, अब हम 1 बाय 1 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू पे नज़र डालेंगे। सबसे पहला हमारे सामने है स्केलेटल मसल, जिसको हम स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहते हैं। स्ट्रिएटेड का मसल्स मतलब होता है स्ट्रिएशंस, यानी कि धारियाँ, लाइट एंड डार्क बैंड, अल्टरनेटिवली अरेंज्ड लाइट एंड डार्क बैंड्स। स्ट्रक्चर की बात करें स्केलेटल मसल्स की, तो दे आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड फाइबर्स। ये लंबे होते हैं, सिलेंड्रिकल इन शेप होते हैं और इनमें ब्रांचिंग देखने को नहीं मिलती है। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी कि इनके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस मौजूद होता है। न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट दी पेरीफेरी, न्यूक्लियाई जो है वो पेरीफेरी की तरफ मौजूद होता है, यानी कि बाउंड्री की तरफ, सेल के जो बाउंड्री है सेल मेम्ब्रेन की तरफ। दे शोज अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स, इनके अंदर हमें अल्टरनेटिवली अरेंज्ड अल्टरनेटिव एक पैटर्न देखने को मिलता है डार्क और लाइट बैंड्स का, इसको हम कहते हैं स्ट्रिएशंस। जैसे कि स्ट्रिएशंस आपने गिलहरी में देखा होगा, स्क्वेरल्स में। दे आर वॉलेंट्री इन एक्शन, मतलब कि दे आर अंडर आर विल, इसको हम अपने कंट्रोल से मूव करवा सकते हैं। तो स्ट्रक्चर में याद रखिए, लॉन्ग है, सिलिंड्रिकल है, अनब्रांच्ड फाइबर्स हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं और ये स्ट्रिएशंस शो करते हैं, साथ ही साथ में दे आर वॉलेंट्री। बात करें इनके लोकेशन की, सो दे आर अटैच्ड टू बोन्स, इसलिए इनको स्केलेटल मसल्स कहा जाता है क्योंकि ये बोन्स से अटैच्ड होती हैं। फंक्शन, दे हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, ये बॉडी पार्ट्स के वेरियस बॉडी पार्ट्स जो हैं हमारे, उनके मूवमेंट में हेल्पफुल होती हैं। क्यों? क्योंकि स्केलेटल यानी कि बोन से अटैच्ड हैं स्केलेटल मसल्स, तो जो हमारा प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होगा वो इसमें वो हेल्पफुल होंगी। नेक्स्ट फंक्शन है लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब होता है बच्चों, देखो 2 चीज़ें होती हैं, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मूवमेंट का मतलब हो गया कि हम एक ही प्लेस पे बैठे हैं और हमारे वेरियस बॉडी पार्ट्स को हम हिला रहे हैं। लेकिन लोकोमोशन का मतलब होता है कि हमने अपना प्लेस चेंज कर लिया, हम अभी बैठे हैं ए लोकेशन पे, कुछ टाइम बाद हम चले गए बी लोकेशन पे, तो इसको हम कहते हैं लोकोमोशन। तो ये लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके बोन्स के साथ अटैच्ड हैं। फेशियल एक्सप्रेशंस में इनका रोल हो गया, जो हमारे फेशियल मसल्स हैं उनको भी हम बोलते टाइम जो उनमें भी कितने मूवमेंट्स होते हैं, तो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस में हंसना, रोना, जो भी हमारे इमोशंस होते हैं सभी में ये हमारे हेल्पफुल होते हैं। नोट की एक बात करें तो बिकॉज ऑफ अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स, जिसको अभी हमने डिस्कस किया था, दैट बिकॉज ऑफ अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स इट इज़ कॉल्ड स्ट्रिएटेड मसल। इनमें अल्टरनेटिवली लाइट एंड डार्क बैंड्स जो हैं आपके अरेंज्ड होते हैं, इसकी वजह से इनको कहा जाता है स्ट्रिएटेड मसल्स। और ये अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स बच्चों बने हैं मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट से ही। इसी को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में, जब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो ये था हमारा स्केलेटल मसल्स। नाउ विल मूव ऑन टू दी स्मूथ मसल्स, जिसको हम कहते हैं अनस्ट्रिएटेड मसल्स। इनके अंदर कोई धारियाँ नहीं है, कोई स्ट्रिएशंस मौजूद नहीं है, इसलिए इसको हम कहते हैं स्मूथ मसल्स। स्ट्रक्चर की बात करें इनकी, तो ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं, मींस टेपरिंग एट बोथ एंड्स। इनके जो एंड्स हैं, जो इनके छोर होते हैं लास्ट वाले टर्मिनल पोजिशंस, वो कैसे होते हैं? नैरो होते हैं, और जो सेंट्रल पोजिशन है वो थोड़ा वाइड होता है। सो दे आर स्पिंडल शेप्ड, यूनिन्यूक्लिएटेड, मीन्स इनके अंदर सिंगल न्यूक्लियस मौजूद होगा। नो स्ट्रिएशंस, इनके अंदर अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स हमें देखने को नहीं मिलता है। दे आर इनवॉलेंट्री इन एक्शन, इनको हम अपने इच्छा शक्ति से मूव नहीं करवा सकते हैं। लोकेशन की बात करें, कहाँ कहाँ पे ये मौजूद होते हैं।
वॉल्स ऑफ विसरल ऑर्गन्स, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है उनके वॉल्स में पाए जाते हैं, जैसे कि स्टमक, पेट, इंटेस्टाइन आते हैं। यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे हमारा यूरिन जो है वो यूरिन जो है जहाँ पे इकट्ठा होता है। ब्लड वेसल्स जो हमारी हैं, आर्टरीज, वेन्स। इनके लोकेशन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोकेशन से ही सीधे क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। फंक्शन की बात करें, मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल, ये आपके स्टमक और इंटेस्टाइन में मौजूद है, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल में मौजूद है। तो ये फूड के मूवमेंट को पॉसिबल करवाता है, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल में जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है वो हमारे अंडर कंट्रोल नहीं होता है, वो स्मूथ मसल्स ही उसको फैसिलिटेट करता है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो, ये ब्लड फ्लो को भी रेगुलेट करने में हेल्पफुल होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, तो उनके कॉन्ट्रैक्शन में भी स्मूथ मसल्स का ही योगदान होता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड विसरल मसल्स, इनको स्मूथ मसल्स कहते हैं, अनस्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं, इनवॉलेंट्री भी कहते हैं, और विसरल मसल्स भी इनको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे विसरल ऑर्गन्स में, इंटरनल ऑर्गन्स में मौजूद होते हैं। स्केलेटल और स्मूथ मसल्स के बाद बच्चों अब हम चलते हैं कार्डियक मसल्स की तरफ। तो इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ब्रांच्ड फाइबर्स होते हैं, स्ट्रिएटेड होते हैं, ये भी आपके सिलिंड्रिकल शेप जैसे ही होते हैं, और पर इनमें ब्रांचिंग देखने को मिलती है। ये भी स्ट्रिएटेड है, इनमें भी स्ट्रिएशंस मौजूद होंगे, जस्ट लाइक स्केलेटल मसल्स। यूजुअली सिंगल न्यूक्लियस, इनके अंदर यूजुअली सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है, कभी कभी दो भी देखने को मिलते हैं। दे आर कनेक्टेड बाय इंटरकैलेटेड डिस्क, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं किसके थ्रू? इंटरकैलेटेड डिस्क, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। और ये आपके इनवॉलेंट्री होते हैं, मीन्स इसको भी आप अपनी इच्छा शक्ति से मूव नहीं करवा सकते हैं। तो बच्चों ये जो आपका इंटरकैलेटेड डिस्क है, बेसिकली ये आपका स्पेशलाइज्ड सेल जंक्शंस हैं विच आर प्रेजेंट बिटवीन एडजेसेंट कार्डियक मसल फाइबर्स। ये जो आपके एडजेसेंट नेबरिंग कार्डियक मसल फाइबर्स हैं उनके बीच में आपके ये इंटरकैलेटेड डिस्क मौजूद होते हैं, एंड दे कनेक्ट कार्डियक मसल सेल्स एंड टू एंड। ये कार्डियक मसल सेल्स को एंड टू एंड कनेक्ट करने का भी काम करते हैं। ये आपके प्रेजेंट होते हैं हार्ट के वॉल में, स्पेशली मायोकार्डियम में। जो इंटरकैलेटेड डिस्क हैं बच्चों, दे आर अपीयर एज डार्क जिगजैग लाइंस, ये हमें जिगजैग लाइंस के फॉर्म में देखने को मिलते हैं अगर हम अंडर माइक्रोस्कोप इनको ऑब्जर्व करें तो। बात करें इनके फंक्शंस की, इंटरकैलेटेड डिस्क की, तो दे हेल्प इन रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। इनकी बदौलत जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का ट्रांसमिशन है वो रैपिडली हो पाता है, तेज़ी के साथ हो पाता है। दे ऑल्सो इंश्योर सिंक्रोनाइज्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स, जो कार्डियक मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन सिंक्रोनाइज्ड मतलब तालमेल सही से रहे, उसको भी ये सुनिश्चित करते हैं। एंड दे मेक द हार्ट एक्ट एज अ सिंगल फंक्शनल यूनिट, और ये पूरे हार्ट को एज अ सिंगल फंक्शनल यूनिट काम करने के लिए तैयार करते हैं। तो ये था आपका इंटरकैलेटेड डिस्क। आगे हम बढ़ते हैं, इसमें लोकेशन की बात करें तो दे आर प्रेजेंट, कार्डियक मसल्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द हार्ट, स्पेशली मायोकार्डियम में, जो मिडिल पोर्शन होता है। हार्ट के 3 लेयर्स हो गए मसल्स के, एपिकार्डियम जो कि आउटर लेयर होता है, फिर आता है आपका मिडिल मायोकार्डियम, और सबसे इनर लेयर जो होता है वो होता है आपका एंडोकार्डियम। बात करें कार्डियक मसल्स के फंक्शन की, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, ये हार्ट का जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है, हार्ट जो एक रिदम में लब डब साउंड जो आता है हार्ट में, जो रिदम में ये हार्ट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते हैं, तो उसके रिदम को मेंटेन करने में कार्डियक मसल्स हमारे हेल्पफुल होते हैं। साथ ही साथ में दे पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। कार्डियक मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हार्ट से ब्लड को पंप आउट करते हैं, या तो लंग्स की तरफ फॉर ऑक्सीजनेशन, या फिर बॉडी पार्ट्स की तरफ थ्रू आयोटा। प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क, दीज हेल्प इन रैपिड कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस, ये अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया कि जो इंटरकैलेटेड डिस्क मौजूद होते हैं आपके कार्डियक मसल्स में, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के कंडक्शन को रैपिडली फैसिलिटेट करवाते हैं। सो कार्डियक मसल्स में आप लोग याद रखिएगा बच्चों कि ये ब्रांच्ड फाइबर्स हैं, स्ट्रिएटेड होते हैं जस्ट लाइक स्केलेटल मसल्स। इनमें न्यूक्लियस सिंगल होता है, कभी कभी 2 भी देखने को हमें मिल सकता है।
इनका जो इंटरकैलेटेड डिस्क है इनमें मौजूद होता है, इनका स्पेसिफिक फीचर है वो हेल्पफुल होता है किसमें, रैपिड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में। ये इनवॉलेंट्री हैं, ये आपके मायोकार्डियम लेयर में पाए जाते हैं। मायोकार्डियम में यानी कि ये आपका हार्ट का वॉल है, मिडिल पोर्शन है। जो आपके कार्डियक मसल्स हैं वो ब्लड को पंप आउट करने में हेल्प करते हैं थ्रू आउट द बॉडी, और ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट को भी मेंटेन रखने में हेल्पफुल होते हैं। अब हम आगे चलेंगे और अपने इस मस्कुलर टिश्यू वाले टॉपिक को हम समराइज करेंगे इस टेबल के थ्रू। सबसे पहला फीचर है हमारे पास स्ट्रिएशंस। स्केलेटल मसल में स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ मसल्स में एब्सेंट होते हैं, कार्डियक मसल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। कंट्रोल की बात करें तो स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी हैं, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। स्मूथ मसल्स आर इनवॉलंटरी, नॉट अंडर आवर कंट्रोल। कार्डियक मसल्स भी आपके इनवॉलंटरी होते हैं। शेप, स्केलेटल मसल्स सिलेंड्रिकल, स्मूथ मसल्स स्पिंडल शेप्ड, कार्डियक मसल्स सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच्ड। न्यूक्लियस की बात करें, स्केलेटल मसल्स में मैनी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। स्मूथ मसल्स में सिंगल, एक, और कार्डियक मसल्स में यूजली एक होता है, कभी कभी दो भी देखने को हमें मिलेगा। कम्युनिकेशन की बात करें तो स्केलेटल मसल्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, नन। स्मूथ मसल्स में सेल जंक्शंस होते हैं, और इंटरकैलेटेड डिस्क में आपका प्रेजेंट होता है कार्डियक मसल्स में। लोकेशन की बात करें तो स्केलेटल मसल्स आर अटैच टू बोन्स, स्मूथ मसल्स जो है आपके विसरल ऑर्गन्स में पाए जाएंगे, और कार्डियक मसल्स आपके हार्ट में देखने को मिलता है। तो बच्चों ये था हमारा मस्कुलर टिश्यू। हमने मस्कुलर टिश्यू में देखा कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो किसकी वजह से होता है, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स की वजह से। जो आपके टाइप्स हैं मस्कुलर टिश्यू के, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक देखे हमने, उनके हमने डिटेल में स्ट्रक्चर, फंक्शन सब कुछ देखा। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टिश्यू की तरफ, दैट इज न्यूरल टिश्यू। So neural tissue exerts the greatest control over the body's responsiveness to changing conditions. हमारे environment में जो conditions change होते हैं उसके प्रति जो सबसे पहले सजगता के साथ जो हमारा बॉडी उसको रिस्पॉन्स करता है वो किसके थ्रू करता है, न्यूरल टिश्यू के थ्रू। हल्का सा भी बॉडी कुछ चेंज होगा एनवायरनमेंट में या हमारी बॉडी के अंदर तो न्यूरल टिश्यू तुरंत हमारे ब्रेन को सिग्नल सेंड कर देता है। न्यूरल टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग स्टिमुलाई, यानी कि स्टिमुलस को रिसीव करने में हेल्पफुल होता है, इम्पल्सेस को, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को कंडक्ट करने में हेल्पफुल होता है, एंड कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। और ये बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं हमारी, जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, सब कुछ कोऑर्डिनेट करने में हेल्पफुल होता है कौन, न्यूरल टिश्यू। इट इज़ फाउंड इन, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व्स में। कंपोनेंट्स की बात करें अगर हम न्यूरल टिश्यू की, तो न्यूरल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लियल सेल्स। अब ये न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल सेल्स क्या हैं बच्चों, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। न्यूरॉन जो है दे आर दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ये नर्वस सिस्टम का, न्यूरल सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं। अ न्यूरॉन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। जो सबसे बेसिक यूनिट है न्यूरल सिस्टम का वो कौन है आपका, न्यूरॉन। दे आर दी एक्साइटेबल सेल्स स्पेशलाइज्ड फॉर रिसीविंग एंड कंडक्टिंग स्टिमुलाई। ये वो सेल्स हैं, वो ऐसे सेल्स हैं जो कि एक्साइट होते हैं कब, जब ये रिसीव करते हैं स्टिमुलाई को, और ये उसी स्टिमुलाई को, उसी स्टिमुलस को ये कंडक्ट करवाते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। इट हैज़ 3 मेन पार्ट्स, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेल बॉडी, जिसको और क्या कहा जाता है, साइटोन। सेल बॉडी कंटेन्स न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस मौजूद होगा। साइटोप्लाज्म कंटेन्स निसल्स ग्रैन्यूल्स, इसमें छोटे छोटे ग्रैनुलर बॉडीज़ होते हैं जिसको निसल्स ग्रैन्यूल्स कहा जाता है। इट कंट्रोल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, हमारी बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होंगे, या फिर बात करें पर्टिकुलरली न्यूरॉन के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होंगे वो आपका कंट्रोल करेगा कौन, सेल बॉडी। न्यूरॉन का जो सेकंड पार्ट आता है दैट इज़ डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स जो हैं बच्चों दे आर शॉर्ट ब्रांच्ड फाइबर्स। ये शॉर्ट होते हैं लेकिन ब्रांच्ड फाइबर्स हैं। रिसीव इम्पल्सेस, ये इम्पल्सेस को, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को रिसीव करने में हेल्पफुल होते हैं। दे कंडक्ट इम्पल्सेस टुवर्ड सेल बॉडी। ये बेसिकली होते क्या हैं, ये आपके एंटीना की तरह काम करते हैं। एक न्यूरॉन है, उसका जो साइनेप्टिक नॉब होगा वो रिलीज़ करेगा आपका
फॉर एग्जांपल एसिटाइल कोलिन, न्यूरोट्रांसमीटर्स, फिर वो आपका जो है केमिकल मैसेंजर उसको रिसीव करेगा दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है आपके एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होते रहते हैं। इसका पूरा ट्रांसमिशन हमें न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में ही पढ़ना है। सो डेंड्राइट्स जो है बच्चों वो शॉर्ट और ब्रांच्ड फाइबर्स होते हैं। ये इम्पल्सेस को रिसीव करने में हेल्प करते हैं। इम्पल्सेस मतलब जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिसीव करने में हेल्प करते हैं और ये कंडक्ट करते हैं इम्पल्सेस को सेल बॉडी की तरफ, यानी कि ये दूसरे न्यूरॉन से इम्पल्सेस को रिसीव करेंगे और अपने न्यूरॉन का जो सेल बॉडी है, साइटोन है, उसकी तरफ इसको फॉरवर्ड कर देंगे, पास कर देंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सॉन, थर्ड पार्ट। ये एक लॉन्ग फाइबर होता है। इट कंडक्ट्स इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। डेंड्राइट्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी इम्पल्स को लेके आता है और एक्सॉन जो है वो अवे लेके जाए, यानी कि दूर लेके जाता है इम्पल्स को सेल बॉडी से। दे मे बी कवर्ड बाय माइलिन शीथ। या तो एक्सॉन माइलिन शीथ से कवर्ड हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। और माइलिन शीथ जो है आपका इट इज़ फॉर्म्ड बाय स्वॉन सेल्स। ये जो आपके स्वॉन सेल्स हैं यही माइलिन शीथ को आपके प्रोड्यूस करते हैं, सिक्रीट करते हैं, और यही माइलिन शीथ आपके प्रेजेंट होंगे किसके ऊपर? एक्सॉन के ऊपर। नोट हम देखते हैं बच्चों, नोड्स ऑफ, एक नोट में नोड्स ऑफ रेनवियर, ये क्या होते हैं? दे आर द गैप्स इन माइलिन शीथ। अगर एक्सॉन पे माइलिन शीथ मौजूद है तो उनके बीच में कुछ गैप्स होते हैं, उन गैप्स को ही कहा जाता है नोड्स ऑफ रेनवियर। एंड इट हेल्प्स इन फास्टर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। और इसकी बदौलत, इसकी वजह से क्या होता है, जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन है वो फास्टर हो जाता है। तो ये थे आपके तीन पार्ट्स, साइटोन, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। न्यूरॉन के बाद बच्चों अब हम बात करेंगे न्यूरोग्लियल सेल्स की। सो दीज कॉन्स्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम। न्यूरॉन के बाद जो न्यूरल सिस्टम में बाकी चीज़ें आती हैं वो आपका किसके द्वारा बनाई जाती है? न्यूरोग्लियल सेल्स के द्वारा आपके होती हैं। दे आर द नॉन एक्साइटेबल सेल्स। न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स, न्यूरोग्लियल सेल्स आर नॉन एक्साइटेबल सेल्स। एंड जब ये नॉन एक्साइटेबल हैं तो ये कोई भी इम्पल्सेस कंडक्ट करने में आपके इन्वॉल्व नहीं होंगी। सो दे डू नॉट कंडक्ट इम्पल्सेस। फंक्शन, दे प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करती हैं और सपोर्ट करने का काम करती हैं। इनके वॉल्यूम की बात करें तो दे मेक अप मोर देन 1/2 द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी। ये 1/2 से भी ज़्यादा आपके न्यूरल टिश्यू का वॉल्यूम जो है वो किसके द्वारा होता है? न्यूरोग्लियल सेल्स के द्वारा होता है। आई रिपीट कि जो आपके ये न्यूरोग्लियल सेल्स हैं बच्चों, इनका वॉल्यूम न्यूरॉन से भी ज़्यादा होता है पूरे न्यूरल टिश्यू में। बात करें शॉर्ट में मैकेनिज्म ऑफ नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन की, कि जो नर्व इम्पल्स है वो ट्रांसमिट होता कैसे है? व्हेन अ न्यूरॉन इज स्टिमुलेटेड, जब भी कोई न्यूरॉन स्टिमुलेटेड होगा, स्टिमुलेट कब होगा? जब उसको कोई इम्पल्स मिलेगा या कोई स्टिमुलस उसको मिलेगा। सो व्हेन अ न्यूरॉन इज स्टिमुलेटेड एन इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस यानी कि इम्पल्स इज जनरेटेड। जब भी कोई न्यूरॉन को कोई स्टिमुलस मिलेगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस यानी कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो जाएगा। एंड दिस डिस्टर्बेंस यानी कि ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है ट्रैवल्स स्विफ्टली अलोंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो आपका बहुत ही आराम से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रैवल करेगा। नाउ व्हेन द इम्पल्स रीचेज द न्यूरॉन्स एंडिंग, जब ये न्यूरॉन्स की एंडिंग के पास पहुंच जाएगा यानी कि साइनेप्टिक नॉब के पास, it triggers events that may cause stimulation or inhibition of adjacent neurons or other cells like muscles। जब आपका जो आपका नर्व इम्पल्स है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, ये न्यूरॉन के एंडिंग के पास पहुंच जाएगा तो ये क्या ट्रिगर करेगा? या तो ये आपका स्टिमुलेट करेगा या इनहिबिट कर देगा। किसको? अपने अगल बगल के न्यूरॉन्स या फिर अगल बगल के सेल्स को, यानी कि मसल सेल्स भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। सो इम्पल्स ट्रैवल्स इलेक्ट्रिकली विद इन द न्यूरॉन। इम्पल्सेस जो है नर्व इम्पल्सेस वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में न्यूरॉन के अंदर ट्रैवल करते हैं। एट साइनेप्स ट्रांसमिशन इज केमिकल, यानी कि साइनेप्स आपका क्या होता है बच्चों? एक जंक्शन है बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के बीच का जो जंक्शन है दैट इज कॉल्ड साइनेप्स। और साइनेप्स में ही आपके क्या होते हैं? ट्रांसमिशन जो होता है वो किस फॉर्म में होता है? केमिकल के फॉर्म में। ये आपके केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ पे रिलीज किए जाते हैं बाय द न्यूरॉन्स एंडिंग साइनेप्टिक नॉब के द्वारा।
फॉर एग्जांपल एसिटाइल कोलिन। तो ये था आपका शॉर्ट में बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैकेनिज्म ऑफ नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। मैं आपको बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये सारा हमको डिटेल में पढ़ना है ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले चैप्टर में ही। तो ये था बच्चों हमारा टॉपिक न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू में हमने देखा कि ये आपका किस किस से मिलके बना, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, और जो आपका इसके कंपोनेंट्स हैं लाइक न्यूरॉन। तो न्यूरॉन में आपके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, सेल बॉडी होता है, डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन होता है, और आपका जो नेक्स्ट कंपोनेंट है न्यूरल टिश्यू का वो है आपका न्यूरोग्लियल सेल्स, जो कि सपोर्ट और प्रोटेक्ट करता है न्यूरॉन्स को। सो स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं अपने इस टॉपिक के एंड की तरफ, और अब हम आपसे पूछेंगे क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड है, दैट वाज कनेक्टिव टिश्यू। आपका सवाल है विच सेल्स परफॉर्म फैगोसाइटोसिस इन एरियोलर टिश्यू। जो एरियोलर टिश्यू है उसमें कौन सा सेल्स मौजूद होता है जो कि फैगोसाइटोसिस करता है। तो आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में हमें बताना है और हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के अपने इस वीडियो में हमने मस्कुलर टिश्यू के टाइप्स देखे, उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन देखा, हमने न्यूरल टिश्यू और न्यूरॉन का कंप्लीट स्ट्रक्चर देखा। तो अगर आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग बायोलॉजी। थैंक यू सो मच।